चलो शुरू किया ना। देखो हमारे पास हमने आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड हमने पढ़ लिया था ना। अगर थोड़ा सा एक अगर हम जल्दी से ही रिवीजन बोल लें तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना। आयनिक कंपाउंड किन के बीच होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच। और ये होता है मेटल प्लस नॉन मेटल के रिएक्शन से, मेटल प्लस नॉन मेटल के रिएक्शन से। और अगर हम बात करें कि कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड किन के रिएक्शन से होता है? नॉन मेटल। दोनों कैसे होने चाहिए? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, दोनों के दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चलता है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है? शेयरिंग। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कौन सा? आयनिक बॉन्ड ना। आयनिक बॉन्ड फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं ना। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी तो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। हम थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हमने अगर याद करो, तुमने देखा था ना कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और इसको हम नॉन मेटल से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है ना। एक कंपाउंड का नाम क्या होता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। तो ये आयनिक कंपाउंड होता है। और ये जो आयनिक, हम एक थोड़ा सा ना छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, बाकी उससे भी प्रॉपर्टी समझ में आने लग जाएगी। जैसे हमारे पास एक है NaCl, तो हमारे पास क्या है? जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये बना लेंगे NaCl। और NaCl बनाते कैसे हैं? इनके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो इनके पास कौन सा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिव। इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस हो जाता है और इनके पास एक Cl माइनस हो जाता है। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं। तो अब पहली प्रॉपर्टी के हम ये देख सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी में इसी को लिख सकते हैं क्या कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड formed by sharing of electron। थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, पूरा सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। गलत लिख दिया ना, बोलो शेयरिंग होता है कि ट्रांसफर होता है? पहले ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ये, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है। और अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दोनों आयंस हो जाते हैं। तो दो आयंस के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इनके बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। जो आयनिक बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ऐसे कर सकते हैं, ड्यू टू अ हाई फोर्स ऑफ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ चार्ज। ऐसे कर सकते हो, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज के अट्रैक्शन से क्या होता है? चार्ज के अट्रैक्शन से जब चार्ज अट्रैक्ट करेंगे ना तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। हाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ये होता है, बहुत ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बहुत ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जो हमने लिखा उसमें ध्यान दो कि
कि आयनिक बॉन्ड कैसे, मतलब पहला क्या है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनते हैं। दूसरा क्या है कि आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ चार्ज के अट्रैक्शन से। और जब चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करते हैं तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको तोड़ना आसान बात नहीं है, सही है ना। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है हमारे पास उन सभी आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उन सभी आयनिक कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। और एंड आल्सो भाई जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं, सोच पा रहे हो ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट ये चीज आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। अगर एग्जांपल देखना चाहें तो अगर हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हम कुछ आयनिक कंपाउंड के बारे में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास है NaCl है एग्जांपल में, NaCl2 बताओ आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है, बस एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए ना। अगर हम बात कर ले तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, बिल्कुल है। और AlCl3 ETC कर लेते हैं ना, मतलब समझ लो कि हाँ एक मेटल दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, मतलब आयनिक कंपाउंड है ये। अब इनमें भी थोड़ा सा अगर हम अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहें तो अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि जो NaCl होता है ना, ये हमारे पास जो NaCl है, इस NaCl की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने की पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारे घर में नमक होता है ना, उस नमक को अगर हम मेल्ट करना चाहें, पिघलाना चाहें तो हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा उसे, 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हमें वहीं पर बॉयल अगर उसे करना यानी कि वेपराइज करना तो नियर अबाउट 1430 डिग्री सेल्सियस, इतना लगभग टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर के वो वेपराइज होगा। समझ रहे हो, सरकार ने ये चीजें थोड़ा सा इसे थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कितने वो होते हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है कितना हाई होती है। और अगर एक चीज देखो तो हमने देखा भी है कि अगर हम नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत वो डिसॉल्व हो जाता है ना। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखिए आयनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water, सभी वाटर में क्या होता है, soluble होता है, but not soluble in उसमें वाटर और एक ऑर्गेनिक आयन, soluble and ionic compound not soluble in ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वाटर समझ लो, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ना भी थोड़ा सा आगे आएगा, बस ऐसा समझो कि जितने भी ऑर्गेनिक है उसमें कार्बन मिला होगा, ठीक है। तो जितने भी कार्बनिक आयंस होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक आयल बोलते हैं। जैसे हमारे पास है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बेंजीन, एथीन, मीथेन, ये सब वो सब क्या है, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या? हाँ वैसे वो तो शायद कोई आयल नहीं हो, वेस्ट मटेरियल कह देते हो, बहुत फैटी। उसके बाद
और कुछ थोड़ा देख लेते हैं। और नीचे में और जितने भी आगे कंपाउंड होते हैं ना वो थोड़ा सा अगर देखो तो ये हमारे जैसे कि हमारे पास ना एक ऐसे बता दें कि हमारे पास अगर एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या डिजोल्व किया, इसमें पानी है, ठीक है ना, वाटर। हमने इस वाटर में NaCl डिजोल्व कर दिया, क्या NaCl, पानी घोल, नमक घोल दिया। तो नमक हम याद है कि जब याद हमें है कि जब हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अपने आयन में ब्रेक हो जाता है ना, ये Na+ और Cl- ब्रेक हो जाता है, यानी कि आयंस हो जाता है। और जब आयंस होते हैं तब इनसे क्या होती है, इनसे इलेक्ट्रिसिटी विदाउट फ्लो कर सकती, नहीं कर सकती, आसानी से। यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व इन वाटर। बिना पानी के आप डिसॉल्व किए ही नमक से करंट नहीं जा सकता। आपके पास इतना बड़ा नमक का टुकड़ा, समझ लो इतना बड़ा नमक का टुकड़ा है और एक बार यहां से टच कराओ, एक बार यहां से टच कराओ, तो कभी नहीं कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगी। जैसे आपके पास ये करंट ऐसे जा रहा है और इतना बड़ा आपने ब्लॉक रख दिया कि इसका नमक कैसे रख दिया, NaCl का एक साल्ट अपने रॉक साल्ट रख दिया NaCl का, और फिर यहाँ पर क्या सोचेंगे कि इधर से करंट जा, तो करंट नहीं जाएगी, करंट यहीं पर रुक जाएगी। किसमें आयंस नहीं होते, आयंस बनते कब है, जब वो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो अगर जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कब, जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। बिना वाटर में डिसॉल्व किए ही हम उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवा सकते। समझो सर एसिड में भी OH- आयन निकल सकते हैं, क्यों? एसिड जो होता है उसमें OH- आयन निकल सकते हैं, जो एसिड में OH आयन माइनस OH- OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड से हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है सर, बेस से वो निकलता है, बेस से निकलते हैं। और सर बेस वाले से H+ आयन निकल सकता है नहीं, वो जो आप रिसेप्शन में बताए थे एक दो था क्या नहीं सर, एक क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि बेस से क्या H+ आयन डिसॉल्व होने पर उससे निकलते हैं मिस्टिफाइड आयन से नहीं, क्योंकि लिखेंगे कि भाई अच्छा बताओ एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ आयन को इसमें H+ आयन निकलते हो, लेकिन जिनको वाटर में डिसॉल्व करें और वहां से क्या निकले H+ आयन निकलते हैं उनको बोलते हैं। तो आपको जस्टिफाई में यही लिखना होगा कि हम जब किसी भी एसिड को हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वहां से H+ आयन निकलते हैं, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एसिड से हाइड्रोक्साइड आयन निकले। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कैसे, इन वाटर सॉल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolved in water, when dissolved in water। ये याद रखना कि बिना पानी में घोले ही सोचो कि हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक उसे पानी में घोलेंगे नहीं तब तक उसमें आयंस बनेंगे नहीं, और जब आयंस नहीं बनेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, तो बिना आयन के इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है और आयंस बनाने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो बिना पानी के हम आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करा सकते। समझ पा रहे हो? और इसमें हम और प्रॉपर्टी अगर देखें, एक और प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि सामान्यतः जब इसमें देखो हमें यही लिखना चाहिए था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो इसमें हाई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमेशा जनरली सामान्यतः किस फॉर्म में होते हैं किस फॉर्म में होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखिए जनरली आयनिक कंपाउंड are found in crystalline form, और किसकी वजह से क्रिस्टलाइन होते हैं, ड्यू टू हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू मोर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस यही रीजन है। उनकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मतलब आयनिक बॉन्ड के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में होते हैं, वो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि क्रिस्टल समझते हैं ना, क्रिस्टल मतलब ठोस सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब क्रिस्टलाइन मतलब होता है सॉलिड फॉर्म, ये सामान्यतः सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल टुकड़े के फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं ठोस के फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, जो NaCl होता है वो भी कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। बाकी जो हमारे पास ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, सब के सब सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। समझिए, नोट कर लो, खास कोई कटिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना, मतलब याद होने वाली है, याद तो वही है वो। देखो पहली प्रॉपर्टी याद रखोगे कि कैसा होता है आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ही पहले लिख दो। आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, और दूसरा क्या है आयनिक, जो आयनिक बॉन्ड नहीं जी, आयनिक कंपाउंड, हमने बार-बार कंपाउंड ही बोल रहे हैं लेकिन लिखते हैं बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड वेरी स्ट्रांग, आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, किसकी वजह से, फोर्स और जो अट्रैक्शन ऑफ चार्ज है, अट्रैक्शन ऑफ चार्ज, और वो भी किसकी वजह से, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमारे पास NaCl मैग्नीशियम क्लोराइड KOH Al2Cl3 जो भी, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने के लिए लिख दिया है कि जो NaCl होता है, जो घरों में नमक होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नियर अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नियर अबाउट 1430 डिग्री सेल्सियस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, यानी कि नॉट सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। बताएंगे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर ऑर्गेनिक आयल कहते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन किसमें, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और लिख सकते हैं कि सामान्यतः जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं हमेशा, और किसकी वजह से, ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट कीजिए, धीरे धीरे कोई देखने नहीं आएगा, अभी कितना भीड़ लगा। देखो प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है। कोवेलेंट कंपाउंड बनता कैसे है वो भी देख लेते हैं जरा। तो ये बनता कैसे है वो जरा, हमारे पास नॉन मेटल होना चाहिए, दूसरा भी कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल, उन दोनों के रिएक्शंस के प्रोडक्ट बनता है उसी को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं ना। यस, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। और अगर हम बात करें, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो अगर हमारे पास है HCl, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक एटम एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं ना, तो बना लेते हैं HCl। इसमें देखो कहीं आयन नहीं दिखा दे रहा ना, तो खुद सोचो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे, कभी नहीं कर सकते। तो पहली प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं कि ये बनते कैसे, यानी कि आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनते कैसे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं ना। ओके, और एक चीज देखो तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं, और एक चीज देखो तो इसमें आयंस नहीं है ना, तो आयंस नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं। और एक चीज, जब ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इनके जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बहुत कम होता है, यानी कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड
कोवेलेंट कंपाउंड में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वेरी लो। समझ पा रहे हो ना, ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है क्या होती है, बहुत कम होती है। और अगर कोई पूछे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों कम होता है, तो क्या कहोगे, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड बना कौन सा बॉन्ड है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर किसी का अधिकार एकदम पर्सनल नहीं है ना, किसी का परमानेंट अधिकार नहीं है। कहता ना जब कोई चीज साझी कराता तो वो चीज कम, जो जैसे मान लो अब तुमने कोई मानो कि तुम्हारे दो घर हैं, मतलब एक घर में दो भाई, दोनों ने बाइक खरीद लिया, ओके। अब दोनों ने बाइक खरीद लिया, अब इधर से भी मतलब दोनों के घर इधर इधर है, ठीक है। बाइक मान लो बाइक डिफॉल्ट बीच में खड़ी है, ऐसे बारिश आ गई, अब ये वाला सोचेगा कि ये वाला हटा है, ये वाला सोचेगा ये वाला हटा है, तो क्या इस पर कोई प्रॉपरली काम चल पाएगा, नहीं। अगर काम होगा भी तो भी कुछ देर बाद होगा ना, पहले दोनों में डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा। अब अगर यही मान लो कि हमारा परमानेंट होता तो जैसी बारिश होती तुरंत हम इसको लेकर अंदर कर लेते ना, तो समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर किसी का एकदम कंप्लीट अधिकार नहीं। तो वही बात है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, यानी कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, इधर लिख देते ड्यू टू कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब खुद सोचो जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लो, कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा हम लिखना चाहें तो हम लिखें, जैसे हमारे पास एक है एक एग्जाम्पल बहुत पूछना है, बस एग्जाम्पल लिख लेते क्या, एग्जाम्पल तो वो हमारे पास जैसे कि है HCl ही तो है जो हमने ऊपर लिखा है, HCl है, लेकिन पूरा नाम लिख दें, जैसे कि लिख दे पूरा नाम, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बात देखो अभी बहुत, जैसे कि हमारे पास है इस थोड़ा सा ये समझना थोड़ा सा, हालांकि नई चीजें भी कार्बन और उसकी कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा, बेंजीन है, एसीटोन है, बेंजीन, एसीटोन, नैफ्थलीन, और बहुत है जी, जैसे कि ब्रोमीन भी है ना, ब्रोमीन का क्यों कह रहे हैं जी, क्योंकि Br2 होता है ना ये, तो Br2 मतलब क्या है, अग्रिक कंपाउंड है कि नहीं, तो ये भी है उसमें। और बाकी हमारे पास जो भी शुगर है, ग्लूकोज है, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ETC कर रहा था, ये सब जो है। और
हाँ O2 हो सकता है, को O2 है ना जी। हाँ, और अगर हम वो प्रॉपर्टी देखें तो अब जैसे इसमें जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो सोचो ये किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन एक देखा है ना तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये जनरली तीनों फॉर्म में पाया जाता है। हाँ, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाया जाता है, और गैस में भी पाया जाता है। लिक्विड में केवल ब्रोमीन। देखते हैं क्या क्या आएंगे इसमें। हमारे पास अगर हम सॉलिड की बात करें इसमें जो भी हमारे पास है ग्लूकोज, शुगर, कैन शुगर इसे बोलते हैं, जानते हो ना? शुगर, शुगर, यूरिया, नेफ्थलीन, ETC कर लेते हैं। जो होते हैं ये किसमें होते हैं? ये जनरली सॉलिड फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ लिखने का मतलब यह है कि हाँ कोवेलेंट कंपाउंड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इस लिक्विड हमारे पास क्या है? ब्रोमीन है, बेंजीन आता है, एसीटोन आता है, ETC, ये जितने भी होते हैं ये सब किस में आता है? ये सब लिक्विड फॉर्म में आता है। और अगर हम बात करें गैस के फॉर्म में कौन कौन आते हैं तो गैस के फॉर्म में आता है मेथेन आता है, एथेन आता है, इथीन आता है, एथाइन आता है। बहुत इनफाइनाइट नाम होते हैं। इसी वजह से कि इनके बारे में एक सीरीज ही बना दी जाती है, एक रूल बना दिया गया है जिसके IPSC बोलते हैं। तो IPSC के अकॉर्डिंग इसमें इनफाइनाइट नाम होते हैं। तो इनफाइनाइट नाम को समझ लो कि डेली बाय हर दिन मतलब जैसे ही कुछ सेकंड में समझो कि एक कंपाउंड बनता है हर बार, इतने ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं जो अनगिनत कंपाउंड है। ये सब किसमें पाए जाते हैं? देखो तो क्या सकते हैं ना कि कोवेलेंट कंपाउंड किसके कितने फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में पाया जाता है ना। और अगर हम बात करें इनके सॉल्युबिलिटी की, वाटर में सॉल्युबिलिटी की, तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। वो किसमें? वो ऑर्गेनिक आयल में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड, अगर हम इस कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, इस कोवेलेंट कंपाउंड में अगर हम बात करें सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, हम देखें कि क्या वाटर में सॉल्युबल हैं। तो इनमें देखा गया कि कुछ जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, शुगर जानते हो ना वाटर में घुल जाता है पानी में, तो शुगर, यूरिया, अगर यूरिया को पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा ना जी, ETC, ये सब किसमें होते हैं? ये सब सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जबकि अगर हम बात करें सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक आयल, ऑर्गेनिक आयल में एक्चुअल में तो ना ये जो होते हैं, ये देखो कहाँ गए ये वाला, यहाँ पे मेथेन, एथेन, ये सब तो गैस होते हैं। बाकी जो ब्रोमीन है, बेंजीन है, एसीटोन है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्या होता है? मतलब ऐसे लिखना चाहिए कि कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक आयल, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक आयल। और जनरली, ये जनरली इसमें लिख लेते हैं कि जनरली किसमें होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कुछ ही ऐसे होते हैं कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नहीं तो सब के सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक, जैसे वाटर में जो इनसॉल्युबल इन वाटर की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो वाटर में कहाँ गई हमारे पास? जैसे है नेफ्थलीन, वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है बिल्कुल। नेफ्थलीन जानते हो ना कैसा होता है? ये जो नहीं टॉयलेट में कभी गोली से देखोगे,
सभी समस्या होती है ना, वो नैप्थलीन की गोली होती है ताकि वो उसमें से मतलब अच्छी सी स्मेल आती है, ताकि वो मतलब ज़्यादा बदबूदार ना हो, इसी वजह से हम उसमें नैप्थलीन की गोली डालते हैं। तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, समझ रहे हो? नोट कर लो, नोट करिए, नोट करिए। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे? 5 हो गए। 5 हो गई थी ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लैग, मतलब एक तरह से इंग्लिश कर सकते हो। फिर अपना डंडा दे देंगे आप। क्या क्या हुआ? देखो ये सही है ना जी, इक्विवेलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लैक ऑफ, यानी कि इंग्लिश कर सकते हो जिसमें बिल्कुल समाप्त होते हैं क्या, आयंस, जिसमें आयंस बिल्कुल होते नहीं। मतलब हम समझ रहे हैं कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है जो उसमें ऑर्गेनिक ऑयल में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल में फिर ऑर्गेनिक कोवेलेंट उसे बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं कभी कभी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, फिर ऑर्गेनिक ऑयल कह लो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑयल, तीनों को कहने का मतलब सेम ही होता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये लिख लो, कोई लिख लो एक बार से खत्म हो गया इसका। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट बिटवीन आयनिक कंपाउंड। सर आपके कोचिंग में सवालों कोचिंग में खोले हैं एंड कोवेलेंट कंपाउंड, जो नया बना नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त क्या दुश्मन नहीं धोखा देता है, धोखा दोस्त ही देता है, मतलब तुम्हारे बारे में जानता है। देखो डिफरेंट बिटवीन आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में देखते हैं। ये शायद ऑलरेडी जानते हैं, बस थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। नहीं मोटिवेशन काफी ज्यादा, ये सोचो कि जो बच्चा कभी 10-12 बच्चों को लेकर के हमारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं टीचर, कॉन्फिडेंस उनसे सीख जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। और बात ये कि हमसे सीख गए सब कुछ, हमने सिखाया वहां से कैसे पढ़ाना, हमने सिखाया कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। स्टार्ट में आते हो तुम्हें लगता है ना कि टीचर को ऐसे बुला लेते हो, ऐसा नहीं बुलाया जाता, फिर भी टीचर आता है, जैसे तुम्हारे स्कूल में नहीं होता है कि टीचर को बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बाकी सब चीजें, तो वो उनके पास ज़्यादा टीचर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से सबको ट्रेन नहीं कर पाते। बाकी हम हमारे पास जो आते हैं पहले उनको हम अपने से ट्रेंड करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना कैसे नहीं पढ़ाना, हमारे तरीके से पढ़ाना, अपने तरीके से नहीं। तो आज हमारी हरिओम सर कहाँ गए? पता नहीं, सब बिल्कुल हो जाएंगे, बस मुश्किल से जानते हो एक 6 महीने बाद ना सब भूल जाएंगे दूसरे को। सर आपका ठीक है जो भी है, फिर आयनिक कंपाउंड दो बार हो गया ना, कंपाउंड यही आपको ध्यान कहीं और है। ये सही है ना, ये ना कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ध्यान यहाँ पर पूरा देते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड पहली बार कैसे बनते हैं जी, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये कैसे फाउंड भाई, मेरे ख्याल से लिख लोगे ना तुमने, खास तौर जैसे हमने लिखवाया है पिछली बार ये वाला इसके पीछे, चलो फिर देख लो थोड़ा सा।
फॉर्म्ड बाई वही इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर डोज ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, और इसमें इसे फॉर्म्ड बाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, यस सर, इसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं। Yes, sir. और इसमें कैसे बनेगा? शेयरिंग उसको मत देखो, तुम लोग किताब कॉपी मत देखो जो लिखे हो। हाँ, हाँ, बिना देखे तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा ना। और ये कैसे बनता है? शेयरिंग फॉर्म्ड बाई ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और अगर दूसरी और डिफरेंस लिखना चाहे तो क्या कर सकते हैं? Intramolecular force of attraction is between ionic compound is very high. Intramolecular force of attraction between the atom of ionic compound is very high. तुम यहाँ ध्यान दो नहीं। सोर है नहीं बात है नहीं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ऑफ अट्रैक्शन between the atoms of between the atoms covalent compound of covalent compound is very low. is very Low. low, बहुत कम होते हैं। और अगर अगली पॉइंट High melting और boiling point. ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? क्या हुआ लो मेल्टिंग एंड Boiling point is very low. बॉइलिंग पॉइंट। जब point होने तो बिंदु होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर मेल्टिंग एकदम होना शुरू हो जाता है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100। इसका मतलब है कि जैसे ये देखो ऐसे थर्मामीटर मान लो लगा है, तो जैसे ये 100 पे गया तो यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये वाटर किसमें शुरू हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे यानी टेम्परेचर के उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इस वजह से पॉइंट मतलब एक फिक्स बिंदु है। और हम क्या कह सकते हैं डिफरेंस दोनों में? ये सॉल्युबल इन किसमें होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर। और ये कैसे होते हैं? जनरली सॉल्युबल इन वाटर। थोड़ा सा अगर और लिखना चाहो तो एक्सेप्ट लिख सकते हैं ना। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट मतलब जैसे कि हमारे पास है सॉल्युबल इन वाटर नहीं जी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आयल। ऑर्गेनिक आयल एक्सेप्ट ग्लूकोज इस एक्सेप्ट ग्लूकोज, शुगर, यूरिया etc कर लेते हैं। मतलब इनको छोड़कर के बाद ये जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं। वो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो, लेकिन यहाँ थोड़ा हमने गलत लिखा है। इसका मतलब समझ कैसे, आज तो से बात नहीं समझ पाओगे। इसका मतलब ऐसे होगा कि जनरली कोवेलेंट, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर।
मतलब सामान्यतः ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, किसको छोड़ करके, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, एडीसी, इन सबको छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं सब के सब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बाकी दूसरी चीज में सॉल्युबल होंगे लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। इसका मतलब वही पानी को छोड़ने के बाद जो भी रहेगा सब क्या रहेगा, ऑर्गेनिक वैल्यू तो बचेगा। और ये कह सकते हैं कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस सर, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट और ये क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और कोई प्रॉपर्टी, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये बिल्कुल, यानी कि आयनिक कंपाउंड आर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कर सकते हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म कर सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। और ये क्या होते हैं, तीनों फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड, गैस and also in gaseous form। और खास से प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, ठीक है। ये नोट कर लो डिफरेंस दोनों के बीच का। ये जो टॉपिक है सीधे हम लोग आगे करेंगे, यानी कि इसका मेन लास्ट टॉपिक, लास्ट में भी यूजेस भी है ना।